साथियों, आपने नोटिस किया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक पूरी दुनिया में भारत एक बहुत मजबूत राष्ट्र बनकर उभरा है और पूरी दुनिया की आंख की किरकिरी भी हो चुका है। और आपने ये भी देखा कि किसी भी देश ने भारत की सहायता भी नहीं करी, क्योंकि सहायता कमजोर लोगों की जाती है, मजबूत लोगों की नहीं। सबने पहलगांव कांड पर आक्रोश जताया, हर देश ने, लेकिन जब हमने एक्शन लिया तो लोगों ने साथ पाकिस्तान का दिया, पाकिस्तान को फंड्स दिए, पाकिस्तान से हमदर्दी जताई, किसी ने ड्रोन दिए, किसी ने रॉकेट मिसाइल दी, किसी ने कुछ किया, हम अकेले थे। खैर, मैं बात यहां पे ये कर रहा हूं कि हमारी स्थिति बहुत मजबूत हो गई है, लेकिन एक तो हमने कुछ गड़बड़ियां की। उस गड़बड़ियों के बारे में आपको पहले चर्चा कर दें कि एक गड़बड़ी जो थी वो 6 और 7 की रात को जो बात कही गई कि हमने पाकिस्तान से ये कहा कि आतंकवादी अलग हैं, भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना अलग है और आवाम अलग है। ये अप्रोच जो लेकर हम चले, उस अप्रोच ने कहीं ना कहीं हमारा नुकसान किया। कैसे हम ये अप्रोच ले सकते हैं? क्या वो पाकिस्तानी सेना से ही तो आतंकी निकलते हैं? पहलगांव कांड का जो हुआ है वो पाकिस्तानी सेना का जो निकला हुआ जो एक मूसा करके आदमी था, उसने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और पूरा आईएसआई और आर्मी ने उसको संचालित किया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी अलग है? तो ये हमसे चूक हुई। हो सकता है हम अक्सर क्या होता है कि अपना अच्छा बनने की कोशिश में हम अपना नुकसान कर लेते हैं। हमें इजराइल की तरह अपनी सोच रखनी चाहिए कि हमें हमारा जो नुकसान कर रहा है, सारे एनिमीज हमारे लिए एक से हैं। हुआ क्या उससे कि हमने पाकिस्तानी आर्मी को अलग करने का जो बात कही, उससे हमारी आसमान में डॉग फाइट हुई। 7 तारीख को हमारी डॉग फाइट हुई, जिससे हमारे जो फाइटर जेट्स हैं उनको कुछ नुकसान हुआ। ये बात सीडीएस मिस्टर चौहान ने इसको एक्सेप्ट भी किया और इसी बात को लेकर राहुल गांधी घेरने की कोशिश कर रहे थे सरकार को। तो यदि हम पहले दिन से, पहले सेकंड से ये कहते हैं कि सेना और आतंकवादी एक ही हैं, तो हम क्या करते कि पहले हम एयर बेसेस डिस्ट्रॉय करते हैं। जो काम हमने 10 तारीख को किया, 9 तारीख की रात को किया, वो काम हम 6-7 के बीच में जो हमने काम किया उसके पहले करते, तो वो डॉग फाइट भी बच जाती और हम संभवतः इससे भी ज्यादा मजबूत स्थिति में होते साथियों। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ है, होता कुछ है, रिट्रोस्पेक्ट में हम सोचते हैं तो कोई और बात निकलती है। अब आपको बताएं कि जो हमें इंप्रूवमेंट करना है, हम मजबूत हुए हैं, उभरे हैं, तो हमको उस भावना में बह नहीं जाना चाहिए, हमें कोई अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को और इंप्रूव करना चाहिए। साथियों, आगे आने वाला समय ड्रोन फाइट्स का है। आपने भी देखा होगा कि रूस जैसे विशाल देश में, जहां पर जो 5000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, उस देश में एक छोटे देश यूक्रेन, वो भी 70% डिस्ट्रॉयड, उसने सस्ती ड्रोन जो शादियों में इस्तेमाल होती हैं, उससे थोड़ी सी बेटर होंगी, उन ड्रोन से वहां पर 60,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान कर दिया। 33% वॉरहेड्स खत्म कर दिए, जहाज खत्म कर दिए। और उसके बाद उन्होंने एक वो पुल था जो क्रीमिया का, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आप ये समझ लीजिए कि अब छोटे देशों के लिए एक नया औजार है, वो है ड्रोन्स। आप याद करिए, 8 तारीख की रात को 500 ड्रोन्स पाकिस्तान ने भेज दिए थे इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, तुर्की के और चीन के ड्रोन। और जिस स्पीड से वो ड्रोन आ रहे थे, तो हम सब लोगों को चिंता हो गई थी कि क्या होगा अगर कोई ड्रोन गिर गया तो। बीच में मिसाइल भी थी। तो अब ये किया जाता है ड्रोन मिसाइल के कॉम्बिनेशन से, क्योंकि ड्रोन आपका होता है लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, मिसाइल होती है आपकी करोड़ों में होती है। कोई मिसाइल तो आपकी 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ या 30-30 करोड़ की होती है। तो आप ये नहीं कर सकते कि S-400 सिस्टम से आप ड्रोन को खत्म करें, आपका सारा एम्यूनिशन खत्म हो जाएगा। S-400
जो सिस्टम एयर डिफेंस का होता है वो मिसाइल्स के लिए होता है, छोटे छोटे ड्रोन्स के लिए नहीं होता है। हालांकि उन ड्रोन्स को आकाश तीर सिस्टम ने हमारे डिस्ट्रॉय किया, लेकिन साथियों हमको अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा। हमें वेस्टर्न बॉर्डर पर हमको इजराइल की तरह एक आयरन डोम बनाना पड़ेगा, लेजर वाला, क्योंकि जो लेजर आयरन डोम होता है उससे ड्रोन्स को और छोटे रॉकेट्स को मारना बहुत आसान होता है, बहुत कम खर्चीला होता है, कतई बहुत जरा से पैसे लगते हैं और हर समय वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय करता रहता है, किसी सर्वेलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। इसीलिए इजराइल के ऊपर अब तक हजारों लाखों रॉकेट्स और ड्रोन फेंके जा चुके हैं, लेकिन वो सब आसमान में नष्ट हो जाते हैं। तो कुछ भी करिए, लेकिन ये लेजर सिस्टम जो आयरन डोम का है ये हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे होना जरूरी है, अलोंग विद S-400 भी होना चाहिए, S-500 भी होना चाहिए, लेकिन ये ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि आगे जो फ्यूचर बिलोंग्स टू ड्रोन्स। तो ये मैंने एयर डिफेंस सिस्टम पे बताया। हालांकि ये सारी बातें मैं कोई ऐसा नहीं कि कोई नायाब चीज बता रहा हूँ, उन सब लोगों को मालूम है, लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए। दूसरा साथियों, हमें और अपग्रेडेशन की जरूरत है। हमें ये जो हमारे फाइटर जेट्स हैं, हमारे पास राफेल 4.5 वर्जन है। बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि पहले था कि हम अमेरिका से F-35 ले लें, लेकिन भारत ने मना कर दिया है, जिससे अमेरिका नाराज है। हम रूस का Su-57 लेने के कोशिश में है। रूस ज्यादा कोशिश में है, अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। उधर जापान और फ्रांस जो एमका AMCA करके एमका जो 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स होते हैं और 5th जनरेशन इंजन्स होते हैं 5.5 तक का, उसका निर्माण भारत में शुरू होने जा रहा है। सब कुछ हो चुका है और उसमें भारत ने बहुत बढ़िया काम किया है कि डिफेंस में एक स्टार्टअप के अंतर्गत हमने सारे प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया है, जिसमें फ्रांस और जापान की जो कंपनियां हैं वो इंटरेस्टेड हैं, और हम 4-5 साल में ये इंजन सब तैयार कर लेंगे, S-500 सिस्टम तैयार कर लेंगे। और अगर Su-57 हमने ले लिया तो हमको इमीडिएट 5-6 महीने में वो मिल सकते हैं, वरना हम इतनी जल्दी बना सकते नहीं, तो हमें किसी ना किसी से लेने पड़ेंगे। तो हमें अपना एयर जो ऑफेंस सिस्टम है, पहले मैंने ड्रोन वाला डिफेंस सिस्टम बताया था, लेजर वाला, अब मैं बता रहा हूं ऑफेंस सिस्टम की हम बमबारी कैसे करेंगे। तो हमको 4.5 राफेल भी चाहिए, हमको 5 वाले Su-57 भी चाहिए, और हमको एम का इंजन बना करके हम इंजन्स को भी एक्सपोर्ट करेंगे, और हम 5.5 तक के, यहां तक के 6th जनरेशन तक के फाइटर जेट्स का निर्माण भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये कार्ड्स में है और इस पे सरकार भी लगी हुई है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी लगी हुई है, ये काम भी चल रहा है। एक चीज में आइडिया जो मेरे ख्याल से होगा सबके दिमाग में, वो ये है, मैं रोबोटिक आर्मी की बात कर रहा हूं कि रोबोटिक आर्मी, फ्यूचर बिलोंग्स टू रोबोटिक आर्मी। रोबोटिक आर्मी का मतलब है कि अब ह्यूमन को बचाया जाता है, किसी की, हर व्यक्ति की जान प्यारी होती है, हम उनको वहां पे भेज नहीं सकते। लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि फतह हमेशा फौज करती है, इन्फेंट्री करती है, आर्मी करती है। तो वो करती है, लेकिन हम आर्मी को एकदम से भेज करके ये रिस्क नहीं ले सकते कि ह्यूमन लाइव्स लूज हो जाए। तो अब फ्यूचर में रोबोटिक आर्मी, जिसमें हम रोबोट बनाएंगे, और रोबोट बनाने में रोबोट बिल्कुल ह्यूमन की तरह बंदूक लेकर जाए और जा करके उसको गोलाबारी करनी है, जो भी काम करना है वो रोबोटिक आर्मी करे। रोबोटिक आर्मी में रिस्क ये होता है कि उसकी प्रोग्रामिंग को कोई हाईजैक कर सकता है। उसका भी उपाय है कि रोबोटिक आर्मी को आप अपने कमांड सेंटर में बैठ करके गाइड करें, ना कि उसमें पहले से प्रोग्रामिंग भर करके उसको भेज दें। तो अगर आप गाइड करके उसको भेजेंगे और आप देखते रहेंगे स्क्रीन पर कि रोबोटिक आर्मी जा रही है, ये कर रहा है, बहुत ज्यादा संख्या में जरूरत नहीं है। रोबोटिक आर्मी के ऊपर अगर गोली लगेगी तो वो मर तो जाएगा नहीं, इसीलिए उसका निर्माण किया जाएगा पक्की स्टील से। तो वो अगर सिस्टम भारत डेवलप कर ले रोबोटिक आर्मी का, तो फ्यूचर में साथियों, वैसे भी फ्यूचर में वॉर कहीं और नहीं लड़े जाएंगे। फ्यूचर में वॉर एक कमांड सिस्टम जो होता है उस पे बटन है, जैसे कि बच्चे लोग वीडियो स्टेशन जा करके वीडियो गेम्स खेलते हैं,
तो बिल्कुल वीडियो गेम की तरह वॉर्स होंगे। बस अंतर इतना होगा कि वीडियो गेम केवल स्क्रीन पे होता है, यहां पर स्क्रीन पे हम करेंगे और काम हो रहा होगा ग्राउंड पर। तो रोबोटिक आर्मी के बारे में अभी से हमको प्रोजेक्ट शुरू कर देना चाहिए, जैसे हम एमका इंजन के बारे में कर रहे हैं। रोबोटिक आर्मी जब अपना काम कर लेगी तब हमको ह्यूमन अपने भेजने होंगे। तो ये अपग्रेडेशन जो होते हैं, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि ये अपग्रेडेशन अगर भारत कर लेता है तो भारत अभी ही लोगों की आंख की किरकिरी है, और भी बड़ी किरकिरी हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने सारे दुश्मन हैं, हमको अपना बचाव तो सबसे पहले, और 70 सालों में हमने अपने बचाव की सोची नहीं। जो पहले की गवर्नमेंट्स थी उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हम अपने बचाव के लिए क्या क्या करें। ये तो 2014 के बाद का बदला हुआ भारत है। तो साथियों, इन ऑप्शंस पर हर व्यक्ति को एक जागरूकता होनी चाहिए, इजराइल की जनता की तरह, कि हमें ऐसा ऐसा करना है। तब उसमें से आइडियाज निकलेंगे और भी ज्यादा, और लोग आएंगे, टैलेंट आएंगे, आईआईटीएंस आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे जो और ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। अभी मैं भूल गया, एक लाइन बोल दूं कि सैटेलाइट सिस्टम को भी और ज्यादा हमें सुदृढ़ करना पड़ेगा। सैटेलाइट वॉर होंगे, वो हमारी सरहदों की रक्षा करेंगे, जैसे रूस 100 सैटेलाइट भेज रहा है अभी रक्षा करने के लिए। तो आगे ये सारा सिस्टम टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, इसमें किसी और ह्यूमन की कोई जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए सरकार तो करे ही करे, एक एक व्यक्ति के दिमाग में आएगा तो वो आइडिया विकसित और सुरक्षित भारत का निर्माण करेंगे। साथियों, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।